गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। तो आइए सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप सभी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो 9 जनवरी से यह बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके इस बैच को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको पर्सनल गाइडेंस करवाई जाएगी और एक्सपीरियंस्ड जो हैं इस फील्ड के जो माहिर हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे और आप लोगों को गाइडेंस देंगे। तो ज़रूर आप सभी इस बैच को ज्वाइन करें। आगे ऑफलाइन बैच आप लोगों का आ रहा है एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एसएसबी के लिए, और इसकी जो क्लासेस हैं वह देहरादून में होंगी। तो जो उत्तराखंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया यह रहेगा और ये जल्दी ही बैच आप लोगों का आने वाला है। साथ में ही क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एनडीए के लिए और साथ में सीडीएस के लिए, और इसका भी बैच बहुत जल्दी आ रहा है। होप सो कि 16 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन और इसकी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाए, तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। और इसके अलावा निस्तार बैच आ रहा है एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो भी हमारे इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे प्ले स्टोर से जुड़ सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो ऑलरेडी की हुई है, पर जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उनको बता सकते हैं आप। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है और ट्विटर अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप भी है। तो आप सभी इसमें स्कैन करके अपने रुचि अनुसार ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ में ही कुछ बच्चे पहले कहते थे कि मैम कि जो एंड्रॉयड फ़ोन पे ही हमारा चलता है, हमारे पास आईफोन है, तो आईफोन वाले बच्चों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी अब यहाँ पर सिस्टम आ चुका है, ठीक है। चलो ओके, चलिए बच्चों, तो नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम। आइए सभी बच्चे और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा बड़ा ही शानदार तरीके का टॉपिक हमारा है, और इस टॉपिक में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम सभी यहाँ पर? रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के बारे में हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आइए सभी बच्चे, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो लिखना हम सभी यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर पर। और आज का जो टॉपिक हमारा यहाँ पर बनेगा वो है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, या जिसको आप सभी और हिंदी में इसे हम सभी कहेंगे जनन चरण या प्रजनन चरण। चलो लिखो इसको जल्दी से यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। चलो बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर प्रजनन या जनन स्टेप्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को यह बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि यह क्या है और किस तरीके का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सभी यहाँ पर सबसे पहले पहले नंबर पर, कि जब हम इस स्टेप के बारे में बात करते हैं तो जो भी प्रजनन चरण होता है वो कई स्टेप में यहाँ पर पूरा होता है, और एक एक करके हम सभी इसकी शुरुआत यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहले नंबर पर जो बात आती है वो है पहले नंबर पर जिसे हम सभी कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और हिंदी में इसे कहा जाता है, आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? हिंदी में इसको कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, या फिर इसको आप कहेंगे युग्मक जनन, युग्मक
जनन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आएगा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन को हम सभी हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो लिखना है यहां पर, इसे कहते हैं गर्भाधान, गर्भाधान, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आता है यहां पर, जिसे हम सभी कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसे हम सभी कहते हैं यहां पर निषेचन, निषेचन, ठीक है। गर्भाधान की जगह जो ज्यादा अच्छा शब्द है इसके लिए वो है यहाँ पर वीर्य सेचन, वीर्य सेचन ज्यादा अच्छा शब्द है ये, ठीक है। चलो इसके बाद जो चौथा नंबर आता है उसमें हम सभी यहाँ पर बात करेंगे इनप्लांटेशन, इनप्लांटेशन, और हिंदी में इसे हम सभी कहेंगे आरोपण, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पांचवें नंबर पर जो यहाँ पर आएगा, यहीं पे लिखते हैं, पांचवा नंबर जो यहाँ पर आएगा उसे हम सभी कहते हैं गेस्टेशन, कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब होता है गर्भकाल, गर्भकाल। और फिर उसके बाद जो छठा नंबर आता है सबसे लास्ट में, उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर पॉस्चराइजेशन, और हिंदी में इसे हम सभी कहते हैं प्रसव। चलो इसको नोट करो फटाफट से, इसको नोट करो यहाँ पर फटाफट से, ठीक है। चलो करिए फटाफट से, जल्दी से बताइए, नोट करिए इसको, ठीक है बच्चों, लिख लिया सभी ने यहाँ पर, ओके। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्टेप्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पहले नंबर पर कि भाई जो भी रिप्रोडक्शन यहाँ पर चल रहा है, जो भी यहाँ पर प्रजनन यहाँ पर चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ चरण इंपॉर्टेंट है, और यह जो भी चरण होता है यह 6 स्टेप में यहाँ पर पूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर होता है जिसे हम सभी कहते हैं युग्मक जनन, दूसरे नंबर पर होता है इंसेमिनेशन जिसको हम सभी गर्भधारण या फिर हम सभी वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन जिसे हम सभी निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, और फिर उसके बाद आता है इनप्लांटेशन जिसे हम सभी आरोपण के नाम से जानते हैं, और फिर यहाँ पर आता है गर्भकाल यानी कि गेस्टेशन, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है प्रसव। क्या आता है यहाँ पर, प्रसव। मैसेज चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो चलो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और हिंदी में इसको हम कहते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर युग्मक जनन के बारे में बात करते हैं, गैमेट के बारे में बात करते हैं, तो बात यहाँ पर आती है कि गैमेट का क्या मतलब होता है। बात यहाँ पर आती है कि जो गैमेट होता है यानी युग्मक होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो आंसर आप सभी करेंगे, इसका यह मतलब है कि जब हम किसी भी पुरुष के बारे में बात करते हैं, तो पुरुष के अंदर क्या बनता है, यहाँ पर स्पर्म बनता है यानी कि शुक्राणु बनता है, ठीक है। और किसी भी स्त्री के अंदर ओवम बनता है यानी एग या डिंब का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यह जो शुक्राणु हमारा हो गया, यह जो यहाँ पर हमारा डिंब हो गया, उसी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, युग्मक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। कौन सा वाला है ये, रुक जाओ बच्चों, एक पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो रही है, उसके बाद फिर मैं आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है।
ये लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा रही थी, उसको फिर से ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। मैं आपको समझा रही थी कि अगर हम सभी यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, युग्मक के बारे में, तो युग्मक की अगर आप यहाँ पर बात करो तो युग्मक क्या होता है, पुरुषों के अंदर होता है शुक्राणु और स्त्रियों के अंदर होता है डिंब यानी कि ओवम। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ओके। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं जेनेसिस के बारे में, अगर हम सभी बात करते हैं यहाँ पर जेनेसिस के बारे में, तो जेनेसिस का क्या मतलब होता है? जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना। जेनेसिस का क्या मतलब होता है? निर्माण होना, यानी कि फॉर्मेशन होना, यानी कि फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, तो जो गैमेटोजेनेसिस है इसका यह मतलब है कि शुक्राणु बन रहा है और डिंब बन रहा है, यानी कि स्पर्म बन रहा है और ओवम बन रहा है, और इसी प्रोसेस को हम सभी गैमेटोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए गैमेटोजेनेसिस की जो परिभाषा होती है वह क्या यहाँ पर होगी, तो लिखेंगे हम सभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मक का बनना, युग्मक का बनना क्या कहलाता है यहाँ पर? तो आंसर करना है, इसी को ही हम सभी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, इसी को हम सभी गैमेटोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं, युग्मक जनन के नाम से हम सभी इसी को ही यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर युग्मक जनन, युग्मक जनन। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि किस डिवीजन के माध्यम से, किस विभाजन के माध्यम से यह युग्मक यहाँ पर बनते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक स्पेशल डिवीजन होता है जिसे हम सभी कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है और डिंब का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह ये कि शुक्राणु जब बन रहा है, शुक्राणु जब यहाँ पर बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, और जब डिंब यहाँ पर बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या यहाँ पर कहा जाएगा। ये भी आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सभी कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और हिंदी में इसे हम सभी कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कह रहे हैं? शुक्राणु जनन। ठीक है, और जब स्त्रियों में एग का निर्माण होता है तो उसे हम सभी कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं बेटा? oogenesis, यानी यहाँ पर इसको आप कह सकते हो अंड का निर्माण हो रहा है, डिंब जनन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसको हम सभी oogenesis से ही याद रखेंगे, oogenesis से ही हम सभी इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहले नंबर पर कि जब कभी भी हम युग्मक जनन के बारे में बात करते हैं तो युग्मक जनन का मतलब होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट्स का क्या मतलब होता है बेटा? गैमेट्स का मतलब होता है कि अगर आप स्त्रियों के बारे में बात करें तो उनके अंदर ओवम यानी डिंब का निर्माण होना, और अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुषों के अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होना, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? आंसर करना, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताइए शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आंसर करना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो एग बन रहा है यानी कि डिंब बन रहा है, यानी जो एग बन रहे हैं उसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो आंसर करना है oogenesis। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह जो प्रोसेस होती है यह किस विभाजन के माध्यम से होती है, किस डिवीजन के माध्यम से होती है, तो आंसर आपको करना है मियोसिस। किसके माध्यम से होती है? अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होती है। अब यहाँ पर ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मियोसिस क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो चलो इसको शॉर्ट में हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहले नंबर पर
कि आप सभी को मैं बता दूं कि जब हम विभाजन के बारे में बात करते हैं तो विभाजन कई तरह के होते हैं। वैसे देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं, और मनुष्यों की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यह 2 तरह के स्पेशली होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर होता है माइटोसिस, और जिसको हम सभी कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर माइटोसिस। क्या कहते हैं? सॉरी, मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस। और इसे हम सभी कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है, चलो इसे समझते हैं। तो अगर हम अपने शरीर की कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं? आप सभी को पता होगा 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। अब हमारे घर में ना छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं, भाई बहन है, छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल ठीक। अब जो मम्मी होती हैं वह क्या करती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लड़कों को क्या करेंगी, फ्रॉक पहना देंगी, है ना, और बैली पहना देंगी, जूती पहना देंगी, और उनका थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह, बिंदी विंदी लगा देंगी, काजल वाजल, ठीक है, और चोटी बना देंगी, तितली वितली चिपका देंगी उनके, है ना, और घुमाने ले जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई बच्ची है यानी छोटी लड़की है तो उसको क्या करेंगे, उसको पहना दिया, यहाँ पर पैंट शर्ट पहना दिया, है ना, और जूते पहना दिए, उसको बढ़िया से कैप लगा दिया उसको, और ले गए घुमाने। नहीं पता चल रहा है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। जब किशोरावस्था आता है तब पता चलता है, ठीक है। तो जब किशोरावस्था आता है तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेटा आप सभी को यह बात यहाँ पर पता होगा कि अगर हम XX के बारे में बात करते हैं तो यह किसको दिखाता है? फीमेल को दिखाता है। किसको दिखाता है? फीमेल को दिखाता है, यानी स्त्रियों को यह दर्शाता है। और अगर हम XY के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मेल को दिखाता है, यानी कि पुरुष को यह दिखाता है। ये बात तो आपको पता ही है ना, पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने शरीर को देखते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं, उनको अगर आप शुक्राणु को छोड़ दें और डिंब यानी अंडे को छोड़ दें, ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी में किस तरह का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने आपके हाथ की एक कोशिका ले ली, और हाथ की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं बेटा? 46 गुणसूत्र हैं। कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर जब इसका विभाजन होगा ना तो यह आगे जाकर के 2 नई कोशिकाएं बनाएगा, और दोनों नई कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो समसूत्री, सम का क्या मतलब होता है? बराबर। सम का क्या मतलब होता है? बराबर। तो जितना यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ 46 हैं, तो यहाँ पर नीचे की ओर भी क्या होंगे कि उनसे जो नई कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी उनमें भी जो गुणसूत्रों की संख्या होगी यानी क्रोमोसोम की संख्या होगी वह कितनी होगी? 46 ही यहाँ पर होगी। लेकिन अगर हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पर कोई कोशिका है जिसको हम कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं? जर्म सेल, लैंगिक कोशिका, ठीक है। अगर आप किसी लैंगिक कोशिका या जर्म सेल के बारे में बात करते हैं और इसमें किस तरह का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो आपको ध्यान में रखना है कि बदले में यहाँ पर आपको 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, और ये जो 4 नई कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं इसमें आप क्या देखेंगे? अर्धसूत्री। अर्ध का क्या मतलब हो गया? पहले का आधा। क्या हो गया? पहले का आधा। तो 46 का आधा कितना होता है? 23, 23, 23, 23। तो पहले से ही जो आधा यहाँ पर बनेगा 23, ठीक है। तो आप लोगों को यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आप किसी भी स्पर्म को देखते हो, जब आप किसी भी स्पर्म को देखते हो यानी कि शुक्राणु को देखते हो, कभी भी आप किसी ओवम को यानी एग को देखते हो तो हमेशा उसके अंदर कितने गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे? 23 गुणसूत्र दिखाई देंगे। तो 23 जोड़ी नहीं है, 23 गुणसूत्र यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप स्पर्म और ओवम को छोड़ दें, आपका हाथ, आपका चेहरा, आपका कान, आपकी आंख,
आपका पैर, आपका पेट, आपका पीठ, कहीं से भी मैं कोई भी कोशिका अगर निकाल लूं, कोई भी कोशिका अगर मैं निकाल लूं बेटा, तो वहां पर मुझे हमेशा कैसा दिखाई देगा, 46 क्रोमोसोम ही दिखाई देगा, जिसको हम सभी क्या कह सकते हैं, 23 जोड़ी में, क्या कह सकते हैं, 23 जोड़ी में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ी नहीं है, यहाँ पर कितना है, 23, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 23। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले कि जब हम युग्मक जनन के बारे में बात कर रहे थे तो शुक्राणु और डिंब यहाँ पर बन रहे थे, मियोसिस के प्रोसेस से यहाँ पर यह बन रहे थे। अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि शुक्राणु कैसे दिखाई देता है और जो अंड होता है यानी डिंब होता है वह किस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। अब यह जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर यह जो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरह से, ये जो इमेज दिख रही है यह किस चीज की है, शुक्राणु की है। किसकी है, यह शुक्राणु की है। ठीक है, और शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आंसर आपको करना है, मैंने पहले भी बताया है, टेस्टिस में होता है। कहाँ पर होता है, वृषण में होता है, यानी कि टेस्टिस में होता है। और आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि अगर हम अपने शरीर को देखते हैं, अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जो सबसे छोटी सेल होती है, वह कौन सी है, स्पर्म ही होती है। तो लिख सकते हैं आप सभी यहाँ पर कि अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बेटा, तो आंसर करना है स्पर्म होता है। क्या होता है बेटा, शुक्राणु ही होता है। ठीक है, और अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव शरीर की यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तब आपको क्या आंसर करना है कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह ओवम होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर करना ओवम, यानी डिंब, एग। आई बात समझ, क्लियर है। और अगर आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि भाई एग कैसा दिखाई देता होगा, डिंब कैसा दिखाई देता होगा, तो आंसर करना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यह बताओ कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो बेटा सबसे लंबी होती है यहाँ पर न्यूरॉन। कौन सी होती है, न्यूरॉन, जिसको आप सभी तंत्रिका कोशिका कहते हो। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताती हूँ बच्चों। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कभी भी हम ओवम यानी डिंब के बारे में बात करते हैं तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कि इसका जो बनना होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, वो कब से शुरू हो जाता है, जब कोई भी लड़की भ्रूणीय अवस्था में होती है तभी से डिंब बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो, समझने के ऊपर फोकस करो, लिखना पढ़ाई नहीं होती। जब क्लास हो जाती है उसके बाद लिख लिख करके याद करो, उसे कहते हैं पढ़ना लिखना। ठीक है, यहाँ पर आप टीचर समझा रहे हैं और आप लिखने में लगे हुए हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलो अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर आप डिंब के बारे में बात करते हैं तो डिंब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी लड़की को आप देखेंगे, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है, मतलब 12-13 साल की जब वह होती है, तो उसको पीरियड्स आते हैं, जिसको हम सभी कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, आर्तव चक्र शुरू हो गया है, या पीरियड्स यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ठीक है, और यह माना जाता है कि उस टाइम पे जो एग होता है यानी डिंब, ओवम जो होता है, वह
पहली बार यहाँ पर मैच्योर होता है, पहली बार परिपक्व वो यहाँ पर होता है, और फिर इसी वजह से आगे जाकर के माँ बनने की संभावना वहीं से ही शुरू हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ उसको समझो कि अगर डिंब के बारे में बात करते हैं तो डिंब बनने की जो प्रोसेस होती है ना, वो कब से शुरू हो जाती है? जब कोई लड़की जन्म भी नहीं ली, अपनी माता के गर्भ में है, भ्रूणीय अवस्था में है, तब से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि माँ बनने का जो समय अवधि होता है वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत थोड़ा सा होता है। जबकि पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में ऐसा नहीं है। जब कोई भी लड़का 10, 11, 12 साल का होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब पहली बार उसमें स्पर्म बनते हैं, पहली बार उसमें स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिता बनने की जो अवधि होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि महिलाओं की अगर आप बात करते हो तो माँ बनने की जो अवधि होती है वो काफी छोटी होती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए, तो हम सभी ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? गैमेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे नंबर पर जो आता है इनसेमिनेशन। क्या आता है? इनसेमिनेशन। अब इनसेमिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? यहाँ पर ना दो शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दो शब्दों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहला जो शब्द होता है वो है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। पहला जो शब्द है वो है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। ठीक है, और जो दूसरा शब्द यहाँ पर आता है वो है हमारा सेमेन, जिसको हम सभी यहाँ पर वीर्य के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए इसे हम सभी समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब गैमेट के बारे में बात होती है, युग्मक के बारे में बात होती है और हीरो के बारे में बात होती है, तो हीरो कौन है यहाँ पर? तो आंसर करना कि भाई हीरो तो शुक्राणु है। हीरो कौन है यहाँ पर? हमारा स्पर्म यहाँ पर है, और इसी की वजह से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। और हीरोइन कौन है यहाँ पर? है ना, तो आप बताएंगे ओवम है। कौन है यहाँ पर? ओवम है, जिसको हम सभी कहते हैं यहाँ पर अंड, यानी कि डिंब यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर स्पर्म और ओवम को मिलना है तो उनकी सहायता कौन करता है यहाँ पर? तो आंसर करना, वीर्य यहाँ पर इसकी सहायता करता है, यानी कि सीमेन इनकी सहायता करता है। तो यह क्या हो गया? हीरो के जो साइड रोल होते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, साइड रोल तो नहीं कह सकते, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है किसी भी मूवी में, है ना, जो क्या करता है यहाँ पर कि किसी भी हीरो को मोटिवेट करता है कि भाई तुम ही हो हीरो, है ना, इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरह से पुरुषों के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर क्या पाया जाता है? सीमेन, यानी कि वीर्य पाया जाता है। यह क्या होता है? एक द्रव्य पदार्थ होता है, एक फ्लूइड यहाँ पर होता है। ठीक है, यह कैसा होगा? थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा विस्कस होता है, और यह फ्लूइड होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फ्रक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, और ये फ्रक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह शुक्राणु को बहुत ज्यादा पोषण देता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि शुक्राणु को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, शुक्राणु को आप यहाँ पर नहीं देख सकते, ये काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफी सूक्ष्मतम यह होते हैं, इनको आप सभी यहाँ पर नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो शुक्राणु होता है, जिस द्रव्य में यह रहता है, जिस फ्लूइड में यह रहता है, उसको हम सभी क्या कहते हैं? सीमेन, यानी कि वीर्य यहाँ पर कहते हैं, और वीर्य के माध्यम से ही शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो है इनसेमिनेशन। ठीक है, अब इनसेमिनेशन का क्या मतलब है? इन मतलब होता है अंदर, और सेमिनेशन का मतलब होता है हमारा सेमेन, यानी कि वीर्य, जिसके अंदर बहुत सारे कई 100 की संख्या में क्या पाए जा रहे हैं? शुक्राणु यहाँ पर पाए जा रहे हैं, स्पर्म यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो नेचुरल तरीके से या फिर आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि आप प्राकृतिक तरीके से या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से, किसी भी माध्यम से अगर यह शुक्राणु सहित वीर्य किसी फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच रहा है, किसी स्त्री शरीर के अंदर पहुंच रहा है, तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं? इनसेमिनेशन यहाँ पर कहते हैं।
ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। नेचुरल तरीके से मतलब है कि भाई किसी ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, किसी ने किसी के साथ यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, और उस टाइम पर आप क्या देखोगे कि भाई जो यह वीर्य है यह पहुंच गया स्त्री शरीर के अंदर, ठीक है। और यही आगे क्या बनाएगा, उसको माता बनाएगा, माँ यहाँ पर बनाएगा। और कृत्रिम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो दो तीन चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सभी ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम सभी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो, जैसे आपने गाय भैंस के बारे में सुना होगा, जहां पर उनको कृत्रिम तरीके से, है ना, मनुष्य जो होता है उनका मालिक जो होता है वो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या देखोगे कि किसी भी माध्यम से हो, यह यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो सीमन है यानी कि उसके अंदर बहुत सारा आप शुक्राणु देखोगे, स्पर्म देखोगे, और वह स्त्री के शरीर में प्रवेश कर रहा है, और उसी प्रोसेस को हम सभी क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब जो तीसरी प्रोसेस यहाँ पर होती है, जो तीसरी प्रोसेस यहाँ पर होती है वो है अब हमारा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब निषेचन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलो इसे हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट हम सभी यहाँ पर। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी फादर है यानी कोई भी यहाँ पर पिता है, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, मदर के बारे में यानी माता के बारे में, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा यहाँ पर पिता और एक तरफ क्या होगा यहाँ पर माता, ठीक है। चलिए अब पिता की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो पिता के अंदर क्या पाया जा रहा है, स्पर्म पाया जा रहा है, यानी शुक्राणु यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। और माता की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो माता है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, दिखाओ मैम दिखाओ, अरे भाई क्या दिखाओ, लिख के तो बता दे बेटा क्या दिखाना है तेरे को। चलो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट आपका आएगा ओवम यानी कि डिंब, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, डिंब, ठीक है। तो एक तरफ पिता की अगर आप बात करें तो उनके पास क्या है, यहाँ पे शुक्राणु है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आएगा यहाँ पर माता है, तो जो माता है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ओवम है यानी कि डिंब है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर बात आएगी कि जब शुक्राणु और डिंब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम सभी कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया। क्या होगा यहाँ पर, निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन की प्रक्रिया का क्या मतलब है, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया का यहाँ पर क्या मतलब है, निषेचन की प्रक्रिया का यहाँ पर मतलब है कि जब डिंब और जब यहाँ पर शुक्राणु ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, तो आंसर करना, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज यहाँ पर बन करके तैयार होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये युग्मनज क्या होता है। अब यहाँ पर जो कुछ बच्चे होंगे वह क्या कहेंगे कि भाई ये युग्मनज यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट यहाँ पर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जब आप जाइगोट के बारे में बात करते हो तो जाइगोट का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है, भ्रूण। लेकिन भ्रूण हम बाद में उसको कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी क्या कहेंगे, भ्रूण से पहले भी, भ्रूण से पहले जैसे ही शुक्राणु और डिंब यहाँ पर मिले वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर आपको करना है कि भाई जाइगोट यहाँ पर बनेगा, युग्मनज यहाँ पर बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है, सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है। अब देखो आप सभी मनुष्य हैं, आप सभी ह्यूमन बींग्स हैं, आप सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर का यहाँ पर मतलब है बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकी, बहुत सारी कोशिका से। लेकिन निर्माण अगर आप देखो अपना, तो निर्माण कहाँ से हो रहा है, एक कोशिका से ही हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कभी आपसे प्रश्न पूछे ना कि यह बताओ कि किसी जाइगोट में, किसी भी मनुष्य की अगर हम बात करें, किसी की भी बारे में अगर हम बात करें, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर कि किसी भी जाइगोट की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जाइगोट में जब, देखो बेटा पहली बात,
कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन से पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है। अब उसमें मेरे पास आता है केजीएस यूजर, ठीक है। अब केजीएस यूजर आता है तो ऐसे मेरे पास कम से कम 100 बच्चों का मैसेज आता है केजीएस यूजर के नाम से। तो सबसे पहले बेटा अपना नाम लिखो, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम लिखो, ठीक है। केजीएस यूजर इतने सारे हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किसको रिप्लाई करूं किसको नहीं रिप्लाई करूं। और आज सिंचन क्या पागल हो गए हो, आज क्या हो गया है तुमको, हैं? मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? सब तुम्हारा ही कमेंट दिख रहा है सबको, ठीक है। मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा कमेंट दिख रहा है, ऐसे पढ़ते रहते हो, आज क्या हो गया है तुमको, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बता दो, सब अपना अपना नाम लिखा करो। क्या केजीएस यूजर कर रहे हो, हैं? अपना नाम लिख, भूल गए हो क्या सब अपना नाम लिखना? चलो, मुझे सब पता है, ठीक है तुम लोगों का। हाँ अमन, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। चलो अब शांति से पढ़ो, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगी मैं सुबह सुबह। चलिए, तो हाँ वेरी गुड यंग इंडियन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम एक तरफ पिता के बारे में बात करेंगे, एक तरफ हम सभी यहाँ पर मदर के बारे में बात करेंगे। पिता में क्या है, यहाँ पे शुक्राणु है यानी कि स्पर्म है, और माता में क्या है, यहाँ पे ओवम यानी कि डिंब है, ठीक है। अब जब कभी भी शुक्राणु और डिंब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलन की जो प्रोसेस है, किसके बारे में, शुक्राणु और डिंब जब मिल रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, निषेचन यहाँ पर कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यहाँ पर निषेचन यहाँ पर कहा जाता है। और बदले में यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज यहाँ पर बनता है, ठीक है। क्लियर है? ओके बच्चों। अब जब आप युग्मनज को यहाँ पर देखते हो यानी जाइगोट को यहाँ पर देखते हो तो जाइगोट में आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक सेल दिखाई देगी और फिर यहाँ पर डिवीजन होना शुरू होगा, ठीक है। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, और इस तरह की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। पढ़ाई करो सभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाइगोट के बारे में बात करो तो जाइगोट का क्या मतलब होता है, एक सेल, और फिर डिवीजन होना यहाँ पर अपना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे आप रखेंगे। और फिर यही आगे जाकर के क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। यही आगे जाकर के भ्रूण यहाँ पर बनता है। पर ध्यान रखना है क्या कि भ्रूण जब बनेगा ना तो यह कैसा हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। यह कैसा हो जाएगा यहाँ पर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय यह हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है बेटा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, कान खोल करके यहाँ पर सुनना, ठीक है। चलो, अब अगर हम यहाँ पर निषेचन के बारे में बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि यह बताओ कि निषेचन की जो प्रोसेस है वह कहाँ पर हो रही है। तो आप बताएंगे कि जब हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, मनुष्यों के बारे में बात करते हैं, तो मनुष्यों में जो माता का शरीर होता है, ठीक है, जो मदर बॉडी होती है, माता का शरीर होता है, उनका जो फोलोपियन ट्यूब होता है, फोलोपियन ट्यूब जो होता है, और हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से यही कहूंगी कि वह फोलोपियन ट्यूब ही याद रखो, ठीक है। फोलोपियन ट्यूब में ही यह फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, निषेचन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर कि ये फोलोपियन ट्यूब कहाँ है। अब बात आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना, फोलोपियन ट्यूब यहाँ पर कहाँ है, तो चलो इसे मैं यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए बेटा, जब आप किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अभी मैं कल पढ़ाऊंगी आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, ठीक है। तो वहां पर जब आप देखेंगे तो फीमेल का जो शरीर होता है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है। सिर्फ एक तरफ के भाग को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसे हम सभी कहते हैं अंडाशय। आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है अंडाशय, ठीक है। दो होती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही दर्शाया गया है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम सभी क्या कहते हैं, फोलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फोलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा इस तरह से, इस वाले हिस्से को हम सभी कहते हैं यूट्रस। यूट्रस की अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसे हम सभी क्या कहेंगे, यूट्रस गर्भाशय, ठीक है।
और ये वाला जो भाग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इसे हम सभी कहते हैं वजाइना यानी कि योनि। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप किसी भी एग के बारे में बात करते हैं, किसी भी डिंब के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो जो डिंब होता है, जो एग यहाँ पर होता है, वो कहाँ पर बनता है? तो आंसर करना कि ओवरी में बनता है। कहाँ पर बनता है? ओवरी में, अंडाशय में बनता है। ठीक है, और जब अंडाशय में यह परिपक्व हो जाता है, यानी कि कोई भी अंडा जब परिपक्व हो जाता है तो यह बाहर निकल करके आता है, बाहर निकल करके आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, 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 और ऐसे करके बाहर निकलता है। और पीरियड्स जब आते हैं तो उसके माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर माता नहीं बन रहे हैं, कोई निषेचन यहाँ पर नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो पीरियड्स के माध्यम से यह यहाँ पर बाहर निकल जाता है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर कोई मदर है, उन्होंने प्लानिंग किया है यहाँ पर कि भाई हम बेबी करेंगे, तो जब स्पर्म यहाँ पर एंटर करता है, जब स्पर्म यहाँ पर एंटर करता है, और मान लो कि यहाँ पर क्या बना? एग बना है, और एग भी अब बाहर यहाँ पर आ रहा है। एग भी क्या हो रहा है? बाहर यहाँ पर आ रहा है। और जो स्पर्म है वह कहाँ पर पहुंच गया? धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब कुछ स्पर्म यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है, पर कुछ स्पर्म यहाँ पर आकर के पहुंच गए। और जब स्पर्म एक यहाँ पर आकर के इस अंडे के साथ मिला, तो उसी प्रोसेस को हम सभी क्या कह रहे हैं? निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर कह रहे हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया, निषेचन की प्रक्रिया फॉलोपियन ट्यूब में ही यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जब जाइगोट यहाँ पर बना तो सिर्फ एक सेल था। क्या था बेटा? यहाँ पर सिर्फ एक सेल था। अब धीरे धीरे क्या हो गया? यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हुआ। 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, ऐसे ऐसे करके खतरनाक तरीके से डिवीजन हो रहा है। और डिवीजन होते अब देखो, जब डिवीजन होगा, ठीक है, तब आप क्या देखेंगे? उसका आकार भी बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। तो अब इतना बड़ा साइज तो फॉलोपियन ट्यूब का नहीं है, तो अब वो क्या होगा? धीरे धीरे डिवीजन होते हुए कहां पर पहुंचेगा? यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, और जैसे ही 5वां दिन होगा फर्टिलाइजेशन का यानी निषेचन का, जैसे ही यहाँ पर 5वां दिन यहाँ पर होगा, वैसे ही आप सभी क्या देखेंगे कि जैसे ही 5वां दिन यहाँ पर हो गया, काफी बड़ा यह हो जाता है, और उस टाइम पे इसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जब विभाजन होता है, ब्लास्टोसिस्ट यह बन जाता है, काफी बड़ा यह होने लग गया है, और अब एम्ब्रियो बनने की तैयारी हो रही है, अब भ्रूण बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, और जब भ्रूण बनने की तैयारी होती है तो जो हमारा यूट्रस होता है ना, जो हमारा गर्भाशय होता है ना, उसी की दीवार में आकर के यह इस तरह से चिपक जाता है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर आकर के चिपक जाता है। और फिर आगे जब 9 महीने यहाँ पर होंगे, आप सभी को पता है ना कि जो गर्भकाल होता है वह 9 महीने का होता है, तो 9 महीने तक यहीं पर ही यूट्रस में ही यानी गर्भाशय में ही इसका भरण पोषण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे थे निषेचन की प्रक्रिया, यानी कि जब शुक्राणु और डिंब आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम सभी निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जाइगोट बनता है और वह एक सेल होता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर आप सभी क्या देखेंगे? भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो आंसर करना, फॉलोपियन ट्यूब में होती है, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर कहते हैं। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होती है बेटा, तो यहाँ पर आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है वह किसके पास पहुंचता है? अंडे के न्यूक्लियस के पास पहुंचता है। तो दोनों के न्यूक्लियस जब मिलते हैं, दोनों का जब केंद्रक मिलता है, तो वही क्या है? निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर कहलाता है। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है उसे हम सभी कहते हैं आरोपण करना। अब ये जो आरोपण होता है इसका क्या मतलब होता है? तो आप सभी ने वृक्षारोपण नाम सुना है, प्लांटेशन, वृक्षारोपण, इसका क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी यहाँ पर छोटा सा पौधा है और नर्सरी में बन करके वह तैयार हुआ है, और उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया? किसी फील्ड में हमने उसको लगा दिया, गाड़ दिया, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आरोपण, इन प्लांटेशन, कि भाई यहाँ पे जाइगोट बन के तैयार हो गया है और उसमें डिवीजन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, अब उसको ज्यादा जगह चाहिए, तो क्या होगा? यूट्रस की दीवार में आकर के यह चिपकेगा,
यूट्रेशन की दीवार में आकर के इसका आरोपण यहाँ पर होगा। तो वही क्या है कि जो भी हमारा निषेचित अंडा है, जो भी हमारा ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर बना हुआ है, तो गर्भ अवस्था की जब शुरुआत होती है, प्रेगनेंसी की जब शुरुआत यहाँ पर होती है, तो उस टाइम पर क्या होगा, गर्भाशय की दीवार में यह जाकर के इस तरह से चिपक जाएगा। और उसी प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, इनप्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनप्लांटेशन यानी कि आरोपण, इसे हम सभी कहते हैं। इसे हम सभी नाइडेशन भी कहते हैं, पर इनप्लांटेशन के नाम से यह बहुत ज्यादा फेमस यहाँ पर है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे आके चिपक जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है गेस्टेशन यानी कि गर्भकाल। गेस्टेशन यानी कि गर्भकाल। आप सभी को पता है कि जो भी हमारा भ्रूण होता है उसको औसतन 9 महीने यहाँ पर लगते हैं। क्या लगते हैं यहाँ पर, 9 महीने यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर किसी भी भ्रूण के बारे में बात करें तो भ्रूण अपनी माता के गर्भाशय में रहता है, यानी यूट्रस में रहता है 9 महीने, और यहाँ पर ना एक प्लेसेंटा बन के तैयार होती है, ये प्लेसेंटा, जिसको हम सभी गर्भनाल कहते हैं। इसी के माध्यम से सभी तरह का पोषण, दवाइयाँ, खाना पीना, सब कुछ, सब चीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सब का सब प्लेसेंटा के माध्यम से यानी गर्भनाल के माध्यम से कहाँ पर पहुंचता है, इसके पास पहुंचता है। ठीक है, और 9 महीने का समय यहाँ पर लगता है। तो इसके ऊपर प्रश्न कैसे पूछता है बेटा, इसके ऊपर प्रश्न ये पूछता है कि जब कोई भी भ्रूण, या आप कह सकते हो पीरियड ऑफ द टाइम दैट द बेबी डेवलप्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी, यानी उस समय अवधि के बारे में बताइए जब एक बच्चा अपनी माँ के शरीर के अंदर विकसित होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना है गेस्टेशन यानी कि गर्भकाल उसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब जैसे ही 9 महीने होते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा बन करके तैयार हो जाता है, और जब ये तैयार हो जाता है तो अब क्या होगा यहाँ पर, बच्चे का जन्म। अब क्या होगा यहाँ पर, बच्चे का जन्म, और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम कहते हैं प्रसव। क्या कहते हैं, डिलीवरी, प्रसव, यानी कि पॉस्चराइजेशन के नाम से हम उसे जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रसव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माता होती है उनकी वजाइना यानी योनि के माध्यम से बच्चा क्या आता है, इस बाहर आता है, इस दुनिया में यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आ रहा है बच्चा रोते हुए, है ना, और फिर उसके बाद खुश हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले तो इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को हम सभी प्रसव यहाँ पर कहते हैं, और बच्चे का जन्म यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, हाँ, हैप्पी बर्थडे क्यूट बेबी। हाँ चलो, इस बच्चे का जन्म हमने हो करवा दिया है। तो आज सभी बच्चे यहाँ पे क्या बन गए हैं, डिफेंस में जाने के साथ साथ क्या हो गए, अब आप सभी डॉक्टर भी बन गए हो। ठीक है, चलो मैम कई बार ऑपरेशन भी करते हैं बेटा, ऑपरेशन तब करते हैं जब चीजें सही नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं तो नेचुरल तरीके से ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये जो हमारा था ये क्या है, डेवलपमेंट स्टेजेस। क्या था बेटा यहाँ पर, डेवलपमेंट स्टेजेस। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है इसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं एक एक लाइन में। ठीक है, तो ये फैक्ट के टाइप से। ठीक है, चलो मैम बेबी वीप क्यों करता है। देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, देखो जब कभी भी किसी हम बेबी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी बेबी होता है वह माता के गर्भ में होता है, वहां पर फ्लूइड रहता है, वहां पे द्रव्य होता है, आराम से वो तैर रहा है, वहां पे आराम से हिलडुल रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बेचारी मम्मी पापा, मतलब खास तौर से मम्मी परेशान है उसके लिए। ठीक है, खाना भी वो वैसे ही खाना पड़ रहा है जो बच्चे के लिए सही है। ठीक है, अब वहां पे मस्ती से है, आराम से आंख बंद करके पड़ा हुआ है वो। ठीक है, और जब वो पैदा होता है तो सबसे पहली बात कि पहली बार वह अपने फेफड़े से सांस लेता है। क्या होता है यहाँ पर कि वह पहली बार अपने, मैम लिख के बताइए, वैभव तुम अपना चित्र भेजो यार मुझे, मैं यहाँ पे एक लगाना चाहती हूँ, उसमें फूल माला और अगरबत्ती वगैरह में चढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ना कुछ बच्चे इतने परेशान रहते हैं, मैम लिख लिख के करिए, तो फिर डिजिटल बोर्ड क्यों है, स्लेट बट्टी में ले लेती हूँ, फिर तुम टेबल चेयर पे क्यों बैठते हो, नीचे बोरा करवा देते हैं, बरगद की छांव में तुम्हारी क्लास लगवा देते हैं, मैं आया करूंगी वहां बरगद के छांव के नीचे तुमको पढ़ाऊंगी स्लेट बत्ती पे। ठीक है, और तुम नीचे बोरा बैठा लगा करके सब बैठना और वहां पे पढ़ाया जाएगा, है ना। एक दो की नाक निकलेगी तो फिर रुमाल से पोंछ भी दूंगी मैं। और बोलो, ठंडी का मौसम ऐसे ही है। अरे बच्चों पढ़ने पे ध्यान दे लो, हैं, चलिए ठीक।
मैम आप तो उसे जिंदा ही मार दिए। ये देखो अमन अलग लेवल में जा रहे हैं। अरे भाई क्यों मारेंगे किसी बच्चे को, दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या? बेटा कमेंट करने से पहले ना थोड़ा सा सोच लिया करो क्या कमेंट कर रहे हो। कि जिंदा ही मार देंगे, क्यों जिंदा मारेंगे भाई अमन, दिमाग विमाग खराब है तुम्हारा? चलो, यहाँ बच्चे का जन्म करवा रही हूं मैं, वहां वो कह रहा है जिंदा ही मार दिए। कहाँ से आते हैं ये बच्चे, कौन से ग्रह से आते हैं ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। हाँ तो मेरी बात सुनो, दो तीन बातें सुनो। देखिए 2 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, पहले मैं उनके आंसर करूँ। पहले नंबर पर देखो बेटा, एक बच्चे ने पूछा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्यों रोता है। तो आपको बताना है कि वो माता के गर्भ में है, आराम से मजे से है, सही लेटा हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पर आप देखेंगे, अरे नहीं भाई, ओहो, फूल माला, अरे बेटा फूल माला क्या मरे हुए व्यक्ति को पहनाया जाता है? किसी के सम्मान में भी तो पहनाया जाता है। कितने निगेटिव हो यार तुम लोग, सच में पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, अकल सही जगह रखो अमन, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पहले नंबर पर, तो समझिए पहले नंबर पर कि जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो कैसा होता है, आराम से मजे से है। और जब उसने यहाँ पर जन्म लिया, ठीक है, तो पहली बार वह अपने फेफड़े से यहाँ पर सांस लेता है। अब उसको कैसा फील होगा, अनकंफर्ट फील होगा, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि भाई मैं कहाँ आ गया ये, ठीक है, और मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे अपने फेफड़े से सांस लेना पड़ रहा है। तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, बड़ा छटपटाएगा, ठीक है, उसको अनकंफर्ट फील होगा और इसी वजह से वह बहुत जोर जोर से रोता है। आपने कई बार यह भी देखा होगा, जैसे पिक्चरों में वो है ना, ऑल इज वेल पिक्चर देखी है आप सभी ने, मूवीज देखी होगी सभी ने। तो उसमें क्या है, या फिर वैसे भी नॉर्मली, कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और नहीं रोता है तो ये चिंता का विषय है। और उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, उसको उल्टा लटकाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा लटका दिया, मतलब हल्का सा उसको उसका सिर नीचे करते हैं और उसके पीठ में थोड़ा सा थपथपी देते हैं। मारना नहीं है कि धड़ाधड़ मार दिया तुम लोगों ने, हल्की से थपथपी देते हैं ताकि वो बच्चा क्या हो, यहाँ पर रोए। और जितनी जोर से वह चिल्ला करके रोएगा उतना ही उसके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके फेफड़े उतने ही खुलेंगे, उतना ही वायु उसके फेफड़े में पहुंचेगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया वो, लेफ्ट साइड में ऊपर करिएगा और ऊपर नहीं नहीं और ऊपर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम जैसे कुछ बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चे 8 महीने में यहाँ पर पैदा होते हैं, कि तो क्या वो नॉर्मल है? हाँ बेटा वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। अगर हम 9 महीने कह रहे हैं इसका मतलब होता है औसतन, औसतन मतलब एक एवरेज, ठीक है, एक औसतन। मोस्टली बच्चों का 9 महीने में जन्म होता है, हो सकता है कि किसी का कम हो, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 9 महीने के बाद भी नहीं पैदा होते हैं, 9 महीने 10 दिन में पैदा हो रहे हैं, है ना, तो वो भी नॉर्मल बात है, ठीक है। कुछ बच्चे पीरियड्स को लेके बहुत परेशान हैं बेटा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में, क्यों दर्द होता है, ब्लड क्यों निकलता है, ऐसा क्यों होता है, क्या यह गंदा खून होता है या अच्छा खून होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, इतना अभी पढ़ो, ठीक है, और सभी बच्चे आपस में मिठाई बांट करके खा लेना, ठीक है। और अच्छे से खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो। जिन बच्चों को डांट पड़ी है ज्यादा दिल में लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लेने की जरूरत है बेटा, कि जब भी कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करते हैं, ठीक है। चलिए तो कल मिलेंगे, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।